स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं अपने बैंक पीओ एग्जाम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्रीकल्चर इन इंडिया। और आपको मैं बता दूं कि बैंक पीओ में आपके जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है उसके 3 पार्ट्स हैं आपके। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें जो मेजर पोर्शन है वो करंट अफेयर्स, देन बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक जीके। एंड स्टैटिक जीके एक ऐसा पार्ट है जो कि एक मेजर रोल प्ले कर सकता है आपकी कट ऑफ में, यानी आपकी कट ऑफ तक आपको पहुंचाने में। तो एज यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एग्रीकल्चर इंडिया इन डिटेल्स इन आवर लेक्चर नंबर 1। तो अगर आपने किसी वजह से भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है एग्रीकल्चर इन इंडिया का तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है उसी डिटेल के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज फॉर्म हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिटेल्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट देम। और बता दूं कि स्टैटिक जीके में जो खासकर जो एग्रीकल्चर पार्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए बैंक में, वो ज्यादातर आते हैं आपके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, यानी कि कौन सा राज्य किस चीज में सबसे अग्रणी है या फिर सबसे बड़ा उत्पादक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं रिवॉल्यूशन से, यानी कि क्रांतियों से, क्योंकि आपको पता होगा कि अलग अलग चीजों की, यानी कि अलग अलग अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बात करें तो समय समय पर अलग अलग रिवॉल्यूशंस चली, जिसकी वजह से उसकी पैदावार में या कहें कि उसकी यील्ड में, उसकी आउटपुट में बहुत कहें कि इंक्रीमेंट होता है, और वो भी एक कंसीडरेबल इंक्रीमेंट आ जाता है। किसकी वजह से? रिवॉल्यूशनरी स्टेप लेने की वजह से। तो हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, यानी जो इंपॉर्टेंट आपकी रिवॉल्यूशंस है उनसे भी लास्ट में। लेकिन इन आर कहें कि फर्स्ट फेज में हम डिस्कस करेंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज एक्सरसाइज ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया with the question number 1, and let's see what is the question number 1. Question number 1 says which of the following state and union territory, and नहीं है यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, इट मीन्स स्टेट भी ऑप्शंस में है, आपकी यूटीज भी है यानी यूनियन टेरिटरीज भी, तो यहाँ पे दोनों ही मेंशन किया गया है, इसीलिए आपके हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो which of the following state and union territory is the largest producer of saffron, यानी कि निम्नलिखित में से क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा या कहें कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन कौन है केसर का। ऑप्शंस हैं आपके ए जम्मू कश्मीर, बी केरला यानी केरल, सी तमिलनाडु, डी गोवा एंड ई आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, यानी सैफरन सबसे ज्यादा कहां पे होता है। अब आप ही बताइए, कोई भी क्रॉप या कहें कि कोई भी फसल वो तभी अच्छी से ग्रो कर सकती है जब उसके अनुकूल या फिर उसके फेवरेबल कंडीशंस हो वहां पे, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखिए कि जो एनवायरनमेंट चाहिए किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए अगर वो अवेलेबल है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं मोस्ट प्रोबेबली कि वही स्टेट सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाता है उसका। तो यहाँ पर केसर के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, जो सॉइल चाहिए, वो सिचुएटेड है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में, यानी कि यूनियन टेरिटरी में। आपको पता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद 2 यूटीज नहीं बनी, तो उसमें जम्मू कश्मीर भी आपकी यूनियन टेरिटरी है, और इसी के साथ एक और भी बनी थी लद्दाख। अच्छा चलिए, जब हम स्टैटिक जीके की बात कर ही रहे हैं और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो आपको 2 फैक्ट और बता दें जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड है कि J&K यानी जम्मू कश्मीर के पहले एलजी कौन थे, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो याद होगा आपको कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। बट अब ये क्या बन चुके हैं, नाउ ही हैज बिकम द कैग मींस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कैग बन चुके हैं, और अब जो नए एलजी बने हैं जम्मू कश्मीर के वो कौन बने हैं, मनोज सिन्हा। कौन बने हैं? मनोज सिन्हा।
ठीक है। और जो इसी के साथ दूसरी यूटी बनी थी, यानी अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के जो पहले एलजी थे यानी पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो अभी भी हैं और उनका क्या नाम है, राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर, ठीक है। तो ये दो स्टैटिक फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए, राधा कृष्ण माथुर, गिरीश चंद्र मुर्मू एंड मनोज सिन्हा। अब यहाँ पे देखिएगा जिस केसर की हम बात कर रहे थे, ये हमारे जो कश्मीर का राज्य है, जो हमारा कश्मीर की यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी, उसमें खास तौर पे पाया जाता है और वहाँ के व्यापार के लिए, वहाँ के ट्रेड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा, कहें कि वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेड का एक बहुत बड़ा मीडियम है। क्या, केसर। और आपने देखा होगा छोटी छोटी डिब्बी, अगर कभी आप कश्मीर घूमने गए हो तो आपने देखा होगा कि अक्सर वहाँ पे शॉप्स पे छोटी छोटी डिब्बियों में आपको ऐसे ही रेड और ऑरेंज के शेड में आपको दिखते हैं, काफ़ी कॉस्टली बिकते हैं ये, ठीक है। और जाहिर सी बात है जिस चीज़ की स्कैर्सिटी होगी, जिस चीज़ की कमी होगी, उसके प्राइजेस ऑलमोस्ट यही कंडीशन पाई जाती है कि हाई प्राइस जो होते हैं वो हाई ही होते हैं। इसका भी रीज़न है क्योंकि अगर ज़्यादा सस्ता कर दिया जाएगा तो फिर ये बचेगा ही नहीं, हर कोई डिमांड करेगा उसकी, तो सप्लाई कैसे पूरी होगी। और डिमांड और सप्लाई जहाँ नहीं पूरी हो पाती है वहीं पर प्राइस हाइक होता है, यानी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइस क्या हो जाते हैं, हाइक हो जाते हैं। और अगर इसी का रिवर्स हो कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो वहाँ पे प्राइजेस कम हो जाते हैं, ठीक है। आपने डिमांड और सप्लाई का कर्व पढ़ा होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। कॉफी मीन्स कहवा, यहाँ पे कॉफी का क्या मतलब है, कहवा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं आपके, ए असम, बी केरल, सी कर्नाटका, डी तमिलनाडु एंड इवन इज आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा, कॉफी का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है। याद होगा आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कर्नाटका। कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन आवर कंट्री, ठीक है। और अगर यही वर्ल्ड की बात होगी तो अफ्रीका का घाना, याद होगा आपको, वहां पे भी डिस्कस किया था। तो कर्नाटक इज द राइट आंसर। कर्नाटक जो है वो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बाकी कर्नाटक के बारे में जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं, कर्नाटक क्या, अभी आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब में कोशिश करिए कि साथ साथ आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में बैंक पीओ की अगर बात करें तो स्टैटिक जीके से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर्स कौन है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन नंबर 3 is which of the following state or union territory is the largest producer of tea। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी कौन सा स्टेट है। ए वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी असम, डी तमिलनाडु एंड इवन इज ओडिशा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका। अभी जैसे हमने इसके प्रीवियसली हमने किसकी बात की थी, कॉफी की। अब हम बात कर रहे हैं टी की। तो राइट आंसर है टी में अगर देखें तो सी इज द राइट आंसर। असम में सबसे अधिक चाय होती है। और अगर आपको याद होगा एक फैक्ट मैंने आपको बताया था कि असम में तो सबसे ज्यादा चाय होती है, लेकिन जो दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग कहाँ पे है आपके, जैसे ये तो हमारा असम राज्य है, अगर बात करें तो देखिएगा ये हमारा कौन सा स्टेट है, असम। लेकिन ये वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग है, कहाँ का, वेस्ट बंगाल का, दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, जीआई टैग। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट जब हम लोगों ने जीआई टैग की क्लास की थी तो उसमें भी आपको बताया था
कि दार्जिलिंग टी वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट विच हैव रिसीव्ड द जीआई टैग फ्रॉम इंडिया। यानी कि जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें तो पहला जो प्रोडक्ट था जो कि जिसको जीआई टैग मिला वो क्या था, दार्जिलिंग टी। एंड इन विच ईयर इट वाज गिवन टू दिस प्रोडक्ट, इन ईयर 2004। ठीक है, 2004 में इसको क्या दिया गया था, जीआई टैग। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 is related to the bananas. So let's see what are the options. चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। A उत्तर प्रदेश, B केरल, C तमिलनाडु एंड D महाराष्ट्र एंड E1 is तेलंगाना। यानी कि बनाना का, केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको बता दें यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा, मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया भी बताया था कि यही रीजन है कि जो चीज अबंडेंट क्वांटिटी में होती है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में होती है जिस स्टेट में, तो कोशिश की जाती है उस राज्य द्वारा कि सबसे ज्यादा या हर क्षेत्र में उस चीज का प्रयोग किया जाए, जिससे स्कैरसिटी भी ना आए और साथ ही साथ दूसरी चीजों पे कॉस्ट लगाने से बेटर है कि जो चीज हमारे पास अवेलेबल है उसका यूज किया जाए। तो तमिलनाडु या कहीं साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा केले का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए आपने देखा होगा साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में खाने के कहें कि खाने में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, सर्व करने के लिए एज अ ट्रे यूज करते हैं, एज अ प्लेट यूज किया जाता है, आप रेस्टोरेंट्स में भी देखते होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तमिलनाडु। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। what is the question number 5? So the question number 5 is, which of the following state or union territory is the largest producer of spices? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शंस क्या हैं? ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी जम्मू कश्मीर एंड E1 इज आंध्र प्रदेश। तो क्या होगा राइट आंसर, मसालों का देश। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपनी जीके की बुक्स में कि मसालों का देश किसे कहते हैं, मसालों का देश किसे कहते हैं। तो राइट आंसर होता है केरल। केरल में आपने देखा होगा, अगर हम बात करें अपने वेस्टर्न घाट की, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में ये जो आपकी जो सबसे नीचे की जो श्रृंखला होती है वेस्टर्न घाट की यानी पूर्वी घाट की, इसमें 3 पहाड़ियां फेमस हैं। कौन कौन सी? अनामुड़ी, और अनामुड़ी है आपकी, मिसापुलिमाला है आपकी, ऊटी है यानी कि नीलगिरी में जो आता है, और साथ ही साथ एक और आपकी पड़ती है, उसका नाम ही है इलायची पीक यानी कि कार्डमम। कौन सी? कार्डमम। तो कार्डमम पीक जो है सबसे नीचे पड़ती है और इसका नाम ही है इलायची पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसी वजह से अगर बात करें केरल की, तो केरल में सबसे अधिक मसाले का बिजनेस होता है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। और आपने अगर सुना होगा कालीकट बंदरगाह पर आए हुए पहले यूरोपियन की, यानी कि पहले यूरोपियन की अगर बात करें तो पहला पुर्तगीज कौन था? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा जब यहाँ पर आया, कहाँ पर? आपके केरल के कालीकट बंदरगाह पर, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वो प्रभावित हुआ था, सबसे ज्यादा जो कहें कि जिस चीज ने उसके ऊपर इम्पैक्ट डाला, दैट वाज स्पाइसेस। वो मसाले थे, यहाँ से उसको पूरी पॉसिबिलिटीज दिखी, पूरी प्रोबेबिलिटी दिखी, किस चीज की? ट्रेड की। कौन से ट्रेड की? मसालों के ट्रेड की, यानी कि मसालों के बिजनेस की। Now let's see the question number 6 and the question number 6 is, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है आपका किस चीज से संबंधित? जूट से। Which of the following state or union territory is the largest producer of jute? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा उत्पादक जूट का कौन सा है? ऑप्शंस आर ए वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी
महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या होगा, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक। अगर आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था एक देश भी, तो चलिए पहले यहां पे देखते हैं फिर आपको मैप के थ्रू बताएंगे। द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल, इट मींस ए इज द राइट आंसर। तो पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है किसका, आपके जूट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम जूट की बात करें तो जूट के लिए जो परिस्थितियां चाहिए वो इतनी दूर में सबसे अच्छी हैं, यानी कि अगर हम बात कर लें वेस्ट बंगाल और प्लस आपके बांग्लादेश, कहाँ पर, बांग्लादेश। यही रीजन है कि अगर हम इंडिया की बात करें, अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज वेस्ट बंगाल। और अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो है आपका कौन सा देश, बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पे दोनों की बॉर्डर शेयर होती है। ये है आपका बांग्लादेश, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ऐसे फेवरेबल या कहें अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं जिसकी वजह से जूट सबसे ज्यादा वर्ल्ड में बांग्लादेश और इंडिया में पश्चिम बंगाल में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है जूट के पेड़ आपके, ये जो कहें कि इनिशियल स्टेज पे, और इनसे ही बनता है क्या, आपके सैक वगैरह, यानी जो बोरे होते, टाट होते, या मैट के लिए या डोर मैट वगैरह, गलीचों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जूट का। ठीक है, जूट की रस्सियां भी बनती हैं, आपने देखी होंगी चारपाई के लिए जो बाद होता है, यानी कि जो जिससे बुनाई की जाती है, किसकी, कॉट की, मीन्स चारपाई की, वो सारी चीजें किससे बनाई जाती हैं, जूट से बनाई जाती हैं। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन द राइट आंसर विल बी गुजरात। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, गुजरात, यानी कि गुजरात में सबसे अधिक मात्रा में कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है और साथ ही साथ ग्राउंडनट, क्योंकि ब्लैक सॉइल की अधिकता है। और यही कारण भी आपने देखा होगा सूरत जो है वो कपड़ों के लिए, खादी के लिए, कपास के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी अगर आप देखेंगे, यानी कपड़ा उद्योग जो है या वस्त्र उद्योग हैं, वो आपको सबसे ज्यादा कहां पे मिलेंगे, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। अब यहाँ पे देखिएगा ये पूरे रीजन में ही ब्लैक सॉइल पाई जाती है, लेकिन जब बात होगी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की, देन द आंसर विल बी गुजरात। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 इज which of the following state or union territory is the largest producer of rice, यानी कि चावल का कटोरा आपने सुना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा which of the following state or union territory is the largest producer of rice, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं आपके। ए पंजाब, बी केरल, सी तमिलनाडु, एंड डी वेस्ट बंगाल, एंड द इवन इज यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है कि चावल जो है वो कौन से सीजन की फसल है, खरीफ की फसल है। किसकी, खरीफ की। खरीफ कैसे आप याद रख सकते हैं, खरीफ की फसल जो है वो बोई कब जाती है, बारिश के सीजन में, यानी कि इन रेनी सीजन। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी चावल की बुआई होती है, राइस को सो किया, उसको SOW बोलते हैं ना, सो यानी बीज को बोना। तो जब भी चावल कैसे होते हैं, पहले धान को लगाया जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई इट इज सोड इन योर रेनी सीजन, बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत होती है। तो जब रेनी सीजन में ये क्रॉप लगाई जाती है, उसके बाद आप देखते होंगे दिवाली के समय पर, यानी कि अक्टूबर नवंबर के दौरान आपको जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं लाइक दिवाली, भैया दूज, छठ, या फिर कहें आपका करवा चौथ, या कोई भी फेस्टिवल होता है, तो उसमें आप देखिए चावल से बनी हुई चीजें बहुत बनती हैं, और साथ साथ खीर या लैया या कहीं बाकी जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं वो सारे के सारे आपके कहीं ना कहीं उनका जो बेस होता है वो राइस ही होता है। उसका रीजन यही होता है क्योंकि उस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी किसकी होती है, राइस की। तो राइस का सबसे बड़ा उत्पादक वही राज्य है जहाँ पे बारिश भी मैक्सिमम
हो या फिर कहें कि पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। तो राइट आंसर क्या है आपका? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, यानी कि चावल का। ठीक है, अब देखेंगे, वैसे साउथ इंडिया में भी बहुत होता है, यही रीजन है कि आप देखते होंगे साउथ इंडियन डिशेस में अक्सर चावल के पेस्ट से बहुत सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, आपका डोसा हो, इडली हो, कहीं ना कहीं चावल उसमें जरूर इंक्लूडेड होता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। द क्वेश्चन नंबर 9 इज, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं का, ए पंजाब, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र एंड इवन इज उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? पहले ये आंसर हुआ करता था यूपी, बट इस बार ये बाजी किसने मारी है? पंजाब ने, यानी कि नाउ पंजाब हैज बिकम द नंबर 1 स्टेट इन प्रोड्यूसिंग व्हीट, यानी कि गेहूं के प्रोडक्शन में अब जो सबसे बड़ा राज्य बन के उभरा है वो पंजाब उभरा है, क्योंकि पंजाब में कई सारी टेक्निक्स या कई नए हाइब्रिड बीजों का भी प्रयोग किया गया है और साथ साथ कुछ नए इंप्लीमेंट्स भी किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा और कुछ फेवरेबल कंडीशंस भी रही हैं। हालांकि पराली की वजह से यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं हर चीज़ को लेकर। आपने देखा होगा दिवाली के वक्त पे पराली जलाने की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, एयर पॉल्यूट हो जाती है, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, जो हम बात कर रहे थे पंजाब की, तो याद रखिएगा नाउ पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र एंड इवन इज उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं बोल ऑफ शुगर, या फिर कहते हैं चीनी का कटोरा। आपने कई बार अपनी जीके की बुक्स अगर बचपन में पढ़ी होंगी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि चीनी का कटोरे का बहुत बार आपके लिए क्वेश्चन होता था। तो राइट आंसर क्या है इसका? क्योंकि जो सबसे ज्यादा शुगर होती है या कहें जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है वो आपके यूपी में होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। अच्छा, शुगर केन की बात आई है तो एक चीज और आपको बता दें, जो शुगर केन की जो बची हुई जो स्क्रैप होती है, जिसे हम लोग हिंदी में अगर कहें तो खोई भी बोलते हैं और उसे बगैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बगैस। तो उस बगैस से एथेनॉल प्रोड्यूस किया जा रहा है। एथेनॉल का क्या काम है? एथेनॉल विल बी ब्लेंडेड इनटू द पेट्रोल, क्योंकि अगर आपने देखा होगा, और यही कारण है कि यूपी एथेनॉल के प्रोडक्शन में सबसे आगे, लेकिन कॉस्ट ज्यादा आ रही है। क्यों कॉस्ट इसलिए ज्यादा आ रही है? क्योंकि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है यूपी में, लेकिन जो ब्लेंडिंग स्टेशंस हैं, यानी कि पेट्रोल के अंदर जब इनको मिलाया जाता है, इनको ब्लेंड किया जाता है, तो उसके लिए जो प्लांट्स होते हैं वो आपके कहीं की जो ऑयल प्लांट्स हैं या जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं वो आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र यहाँ पर स्थित है। इसकी वजह से काफी कॉस्ट आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट लगातार इस चीज को लेकर कहें कि पूरी तरीके से अवेयर है कि यूपी में ही सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएं, जिससे पेट्रोल में जो ब्लेंडिंग है। अच्छा, हमारा जो टारगेट था 2022 तक जो था वो 10% था, और जिसको हम लोगों ने 2021 में ही 8.5% तक क्या कर लिया है? अचीव कर लिया है। अब आपके लिए ये करंट अफेयर का भी पार्ट है और स्टैटिक जीके भी है, तो दोनों ही आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 8.5% तक का टारगेट हमने 2021 में ही अचीव कर लिया।
अब ये टारगेट 20% कर दिया गया है 2025 तक। यानी 2025 तक अब भारत सरकार क्या करेगी, भारत सरकार पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड करेगी। ठीक है, क्यों ये चीज क्यों की जा रही है, क्योंकि पेट्रोल क्या है, एक ट्रेडिशनल फ्यूल है, यानी कि पारंपरिक एक तरीके से ईंधन है। तो ओपेक कंट्रीज जो हैं, ओपेक कंट्रीज यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इन सभी ने क्या किया है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पेट्रोल का प्रोडक्शन है वो रिड्यूस कर दिया। यानी कि अब जो है जितना पहले प्रोडक्शन किया जाता था, अब उतना प्रोडक्शन नहीं किया जाता। तो प्रोडक्शन नहीं किया जाता तो सप्लाई कैसे होगी, और डिमांड तो लगातार कम होने की कौन कहे, लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों की इनकम जिस तरीके से बढ़ी है उस तरीके से लोगों ने व्हीकल भी बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में परचेज कर लिए हैं। अब कोई भी साइकिल वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहता, कम से कम 2 व्हीलर तो सबके पास होनी चाहिए, और 4 व्हीलर पे भी बहुत सारे लोग स्विच कर चुके हैं, जिसकी वजह से डिमांड तो बढ़ती जा रही है, बट it is a natural resource, it is limited, one day it will become extinct। यानी कि एक दिन क्या होगा, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसी चिंता में या कहीं इसी चीज को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए फ्यूचर को ओपेक कंट्रीज ने क्या किया है, अपने प्रोडक्शन को कम कर दिया है। यही रीजन है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस लगातार हाइक हो रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा था कि जब पेट्रोल के प्राइसेस हाइक भी होते थे तो गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती थी, बट अब क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट के ही बेसिस पे ही पेट्रोल के दाम क्या होते हैं, पेट्रोल के दाम वैसे ये बहुत पहले से है, सब्सिडी हट चुकी है, ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यानी जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस हाइक हुआ तो हमें भी ज्यादा दामों पे ही मिलेगा पेट्रोल, और अगर कम हुआ तो हमें भी कम मिलेगा। यही रीजन है कि शुगर केन का प्रयोग किया जा रहा है एथेनॉल के लिए, जिससे कि पेट्रोल की मात्रा को हम लगातार कम कर सके। तो इसमें यूएसए खैर सबसे आगे है। यूएसए जो है वो बहुत सालों से ही इस चीज को लेके अवेयर था कि आगे आने वाले, जबकि यूएसए खुद एक बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है किस चीज का, पेट्रोल का, उसके बावजूद ही वॉज वरीड अबाउट द फ्यूचर। इसीलिए अभी देखा जाए तो आपका यूएसए, कनाडा, ब्राजील ये सब आगे हैं एथेनॉल के प्रोडक्शन में। लेकिन हाँ, भारत ने भी जो टारगेट सेट किया था उसको भी अचीव किया है, और 2025 तक ये 20%, और ये ऐसी ही एक्सपेक्टेशन है कि इट विल फर्दर अपडेटेड, इसको फिर से अपडेट किया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा हम वही चीज। अब एक सबसे बड़ा जो इसका फायदा है एथेनॉल का वो ये है कि ये रिसाइकल किया जा सकता है, यानी ये कभी खत्म नहीं होगा। हम तो शुगर केन हमेशा बनाते रहेंगे, अब कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकलेगी, उसी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रॉप्स पकेंगी, और क्रॉप्स पकेंगी फिर उनसे एथेनॉल बनेगा, एथेनॉल जब जलेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, फिर क्रॉप्स पकेंगी, तो फिर तो ये चीज, ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा। अगर इस पे पूरा वर्ल्ड अगर डिपेंड हो जाता है तो अच्छी बात है, फ्यूचर हमारा काफी सिक्योर हो जाएगा। किस चीज को लेकर, फ्यूल को लेकर। यही रीजन है कि जो शुगर केन का प्रोडक्शन भी बढ़ाने की बात सरकार कर रही है, जिससे एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। और आपने सुना होगा 2021 का जो इस बार का क्या था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन होता है आपके, 5 जून को, 5 जून को। तो इसीलिए सिर्फ एथेनॉल से रिलेटेड E100 प्रोडक्ट्स, यानी एथेनॉल 100 प्रोजेक्ट्स, नॉट प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट्स पीएम मोदी ने लॉन्च किए थे। E100 प्रोजेक्ट, जिसका काम क्या था, जैसे शुगर केन जो यूपी तक लिमिटेड है, अब ऑयल जो है, ऑयल के रिजर्व्स वो साउथ इंडिया में है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कॉस्ट बहुत बढ़ जा रही है। तो 100 प्रोजेक्ट्स के थ्रू क्या किया जाएगा, E100 प्रोजेक्ट्स, जिससे कि जो एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो उसके इनिशियल जो कहीं स्टेज है या जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर फाइनल प्रोडक्ट भी बनाया जाए, यानी वहीं पर एथेनॉल का प्रोडक्शन भी किया जाए। ठीक है, तो सरकार की ऐसी कोशिश है। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे हम लोग ओवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन इंडिया।
तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। सो बाय बाय एंड टेक केयर।